सभी मित्र बंधुओं को ज्योतिषी झा का प्रणाम। क्या यही ज्योतिष है? इस कड़ी में मैं आज 8वें भाग में चर्चा करना चाहता हूँ। यद्यपि यह बाल्यकाल की घटना है, अब इन घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है, किंतु ज्योतिष प्रेमियों के जीवन में कुछ सलाह मिल सके, इसलिए मैं इन तमाम बातों को व्यक्त करना चाहता हूँ। 1988 में 18 वर्ष का हो चुका था। राहु की महादशा में बृहस्पति में आश्रम में प्रवेश हुआ। राहु में जब बृहस्पति का अंतर आया, शिक्षा का पथ चलता रहा। ये चौथा विद्यालय था। जब मैं 13 वर्ष का हुआ तो चौथे विद्यालय में आया, और 18 वर्ष का हुआ तो 5वें विद्यालय के लिए मैं अपनी मातृभूमि से मेरठ की ओर चला। यद्यपि मुझे किसी भी जगह की जानकारी नहीं थी, मैं तो केवल आश्रम और अपनी मातृभूमि को जानता था। पिता के रुदन करने के बाद मैं घर से चला। एक धोती थी, एक थैला था, एक हाफ शर्ट थी। चलते समय दीदी ने 100 रुपये दिए। बस में बैठा, पटना आया। वो 100 रुपये भी जेब से कहीं गिर गए या क्या हुआ पता नहीं। मेरे पिताजी 7 भाई हैं, उनमें से सबसे बड़े जो ताऊ हैं, उनके दोनों बालक पटना में रहते थे, अब भी रहते हैं। एक छोटे भैया के पास मैं गया, बहुत सम्मान किया, रात में रहा। अगले दिन उन्होंने मगध एक्सप्रेस पर मुझे चढ़ा दी। बोले, कन्हैया कुछ पैसे भी हैं। मैं कहता क्या, उनकी लाचारी इतनी थी कि उनको भी नौकरी छूट चुकी थी। आर.के. पुरम पटना में रहते थे। मैंने कहा भैया 100 रुपये थे, वो कहीं खो गए। उन्होंने 50 रुपये मुझे जैसे तैसे करके दिए। लोकल डब्बे में मैं खड़े होकर पटना में जो खड़ा हुआ, पहली बार ट्रेन में चढ़ रहा था। कभी मैंने बड़ी ट्रेन देखी नहीं थी। भयभीत था। इतनी भीड़ तब भी थी जितनी भीड़ आज भी हुआ करती है। प्यास लगी रात को, पैसे थे नहीं, पानी पीता। खड़े खड़े 10 साढ़े 10 बजे नई दिल्ली उतरा। ज़रा सोचिए, रात को 8 बजे जो चढ़ा, सुबह 10:30 बजे खड़े खड़े, क्योंकि बैठ नहीं सकता था, पहली बार चढ़ा था, डर लग रहा था। मेरठ आया। मामा जी ने मेरा नामांकन कराया विद्यालय में। ये मेरा 5वां स्कूल था 18 वर्ष में। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। राहु मेरे 7वें भाव में बैठा था, और शनि मेरे भाग्य में। शनि नीच का है। जब राहु की महादशा में शनि का अंतर हो तो कई क्षेत्रों में मुझे बहुत ज़्यादा विडंबना थी। राहु चूँकि 7वें भाव में था, इसलिए प्रेम पत्र लिखा। शनि नीच का भाग्य में था, इसलिए भाग्यहीन था। राहु और शनि की युति की वजह से शनि नीच का था। पराक्रम क्षेत्र और भाई बंधुओं पर शनि का प्रभाव था, इसलिए मेरे अनुज का देहावसान हुआ। राहु और शनि का अंतर था, इसलिए अनंत प्रकार के दुष्कर्म हमने किए 18 वर्ष के अंदर। यद्यपि उस आश्रम में सिर्फ भगवान नाम थे, शास्त्र थे, पुराण थे, बड़े मर्मज्ञ विद्वान थे, वातावरण सुंदर था, परंतु मेरे जैसा पापी व्यक्ति जो है, अधर्म को ही उस आश्रम में किया। अगर मुझे जो ज्ञान मिला, ये तो मेरे परम आराध्य गुरु की कृपा है। मेरे जैसे नीच व्यक्ति को उनकी कृपा के बदौलत बहुत सारे शास्त्र अगर आए तो ये उनकी कृपा थी। मेरा कोई ऐसा पुण्य नहीं था। मेरे जैसा अधम व्यक्ति चारों वेदों को पढ़ सकता है, साम, यजुर, अथर्व और ऋग, और कंठाग्र कर सकता है। मेरे जैसा अधम व्यक्ति लघु सिद्धांत कौमुदी पूरी याद कर सकता है। मोहर, चिंतामणि, ताजिक, नीलकंठी मुझे याद हो सकती है। शीघ्रबोध, रघुवंश महाकाव्यम, तर्क संग्रह, स्वास्थ्य वृत्तम, न जाने कितनी किताबें मुझे याद हो गई। न जाने कितने मंत्र मुझे प्रातः स्मरण से हुए। वहाँ का ऐसा प्रभाव था, वहाँ की ऐसी कीर्ति थी। ये सब
मेरे गुरु के आराध्य गुरु की कृपा से ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई। किंतु न तो ऐसे मेरे कोई संस्कार थे, न ऐसा कोई परिवार था, न कोई मेरा ऐसा मार्गदर्शक होता है। ध्यान दीजिए, जीवन में बच्चे तभी बढ़िया बनते हैं जब उसे मार्गदर्शक सही दिशा दिखाते हैं। मैं क्या पढ़ता था, मैं क्या बोलता था, मैं क्या करता था। अनपढ़ परिवार, माता पिता अशिक्षित थे, उनकी जिज्ञासा पढ़ाने की थी, इसलिए मैं वही करता गया जो मैं कर सकता था। युवावस्था में अगर मैं गलत राह पर चला तो जिस प्रकार से जानवरों को देखने के लिए उसके अभिभावक होते हैं, गार्जियन होते हैं, और जानवरों की गर्दन में रस्सी होती है तो जानवर गलत नहीं करते हैं, इसी प्रकार से युवावस्था के जो बच्चे होते हैं उनको ठीक रखने के लिए माता पिता, परिजनों की, गुरुजनों का सानिध्य की जरूरत होती है, तभी वो बच्चे सुदृढ़ और सुव्यवस्थित होते हैं। मेरठ आने पर आश्रम, यहाँ पर भी श्री बिलेश्वर संस्कृत महाविद्यालय सदर मेरठ है, इसमें मेरा नामांकन हुआ। पूर्व की अपेक्षा यहाँ भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सुंदर थी। गरीबी दुनिया से पहली बार आया था। यहाँ पर निमंत्रण खाने की व्यवस्था थी और निमंत्रण से दक्षिणा भी मिला करती थी। यहाँ पर सारी चीज़ों की पूर्णता थी, कोई अभाव नहीं था। भूखा दरिद्र होकर आया था, पहली बार मैंने पेंट शर्ट बनाई और अब मैं धोती कुर्ता से पेंट शर्ट वाला हो गया, क्योंकि जब धन आता है तो आदमी बदलता है। यहाँ पर आकर मैं बिगड़ा ही, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसे गुरु नहीं थे जिनकी कृपा से मैं आगे बढ़ता। यद्यपि शनि का अंतर समाप्त हो चुका था, अब बुध का अंतर आया, इसलिए जब मेरा बुध धन के क्षेत्र में बैठा है और उच्च का बुध है तो कुछ मिलना भी स्वाभाविक था, इसलिए मुझे धन इत्यादि मिलने लगे। मैंने खूब रेडियो खरीदे, प्रत्येक साल मैं एक रेडियो खरीदता था। पढ़ने में कम ध्यान देता था, अपने जीवन जीने के लिए आधुनिकता में वस्त्रों को पहनना, खाना पीना, घूमना, ये सब ज़्यादा ध्यान देता था। परिणाम यह हुआ, 3 वर्षों तक यहाँ रहा, किसी भी कक्षा में मैं पास नहीं हुआ। सिर्फ इसलिए पास नहीं हुआ कि मैं पढ़ता नहीं था, ऐसी बात नहीं है। एक मेरे साथ विडंबना थी। मेरा अनुज का देहावसान हुआ, उसके बाद मैं उपशास्त्री का पेपर दरभंगा में दिया था और बढ़िया पेपर देकर आया था। उसके मृत्यु के 1 माह के उपरांत ही मेरे पेपर थे और सुंदर पेपर थे। बाल्यकाल में एक घटना थी, जयदेव पट्टी दरभंगा में एक ग्राम है, वहाँ पर दुर्गा नवरात्रि के पाठ चल रहे थे। रात के समय एक बार मुझे मलमूत्र के लिए जाना था। ग्रामीण इलाका था, पहले लोग बाग बगीचे में जाया करते थे। मैंने रात को देखा कि कोई पेड़ को हिला रहा है। मैं लोटा छोड़कर भागा। वो मेरे आतंक जीवन में रहा। चूँकि मेरे लग्न में केतु बैठा है, सप्तम भाव में राहु बैठा है। जिस व्यक्ति के लग्न में सूर्य मंगल केतु हो, वो भूत प्रेत का भी दोषी बन जाता है, शंकालु भी हो जाता है। परिणाम यह हुआ कि मेरे भाई का दिवंगत होने के बाद मैं शंकालु बना, मुझे नहीं पता, लेकिन उसको सर्पदंश से उसकी मृत्यु हुई थी। इसलिए मेरी बाईं भुजा में निरंतर दर्द रहा करता था। इसलिए जब भी मैं पेपर देने जाता था तो 1-2 पेपर मेरे ऐसे रह जाते थे, मैं 1-2 पेपर में फेल हो जाता था। मेरे जैसे बहुत से छात्र थे जो पास हो जाते थे, किंतु ये मेरी दुर्दशा थी कि मैं पेपर छोड़कर बाहर बैठ जाता था और मैं फेल हो जाता था। इसी क्रम में बाहर आते ही जब मैं बढ़िया कपड़े पहनने लगा, बढ़िया रहन सहन हो गया, जब गांव गया तो गांव में आप जानते हैं, लोग कहते हैं बाहर में बच्चा बढ़िया कमाता है। अब मेरी पहली तमन्ना थी कि मैं शादी करूं। मेरी नानी ने एक रिश्ता दिखाया, जो मेरी ननिहाल, वो मेरी घरवाली का भी ननिहाल। मैंने प्रेम किया और विवाह भी कर लिया। यद्यपि पिता इच्छुक नहीं थी विवाह के, लेकिन नानी के बदौलत यह मेरा विवाह हुआ। और विवाह मैं इसलिए करना चाहता था कि मैं अपने कलंक को धोना चाहता। यद्यपि प्रेम पत्र लिखने के बाद मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी को देखा नहीं। मैं जिस दिन महाविद्यालय में पढ़ा, मेरे साथ बहुत सी बालिकाएं थी, परंतु मैं कभी मिलकर किसी से चला नहीं, क्योंकि मैं प्रेम शब्द को भूल गया। मैं अपने जीवन में कभी अपनी पत्नी के सिवा किसी को ठीक ढंग से देखा ही नहीं। एक कहानी याद आती है, जब दरभंगा में मैं उपशास्त्री का पेपर दे रहा था, मेरी बाल सखा एक लगमा ग्रामीण की थी, पेपर दे रही थी, परंतु दुर्भाग्य से मैं जो लिखता था वो भी लिखती थी। मैंने परीक्षक से शिकायत की
और उसे अलग करा दिया। आज भी मुझे इस बात का कष्ट है कि जीवन में प्रेम व्यक्ति को करना चाहिए, परंतु मैं निर्मोही हुआ। जो इस संसार में प्रेम नहीं करता है वो वास्तविक जिंदगी को समझ नहीं पाता है। विवाह हुआ, और जब विवाह हुआ तो मुझे समझ में आया कि मुझे पढ़ना चाहिए। यहाँ पर एक झा जी मुंबई से पढ़कर आए थे और यहाँ प्रोफेसर थे। उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया और उन्होंने कहा कि आपको अगर पढ़ना है तो आप मुंबई चले जाओ। मुंबा देवी संस्कृत महाविद्यालय गिरिगांव चौपाटी भारतीय विद्या भवन में है, परंतु वहाँ शिक्षित और सक्षम व्यक्ति की ज़रूरत है और आप जा सकते हो। उन्होंने मुझे भाषण सिखाए, कुछ मुझे उन्होंने टेक्निकल चीज़ें बताई। मैंने एक पत्र लिखा और वहाँ से भी मुझे पत्र आता। उससे पहले कुछ घटना घटी। मैं रेडियो सुनता था। रेडियो सुन करके एक दिन मैं विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा नई दिल्ली है, मैं मामा के पास गया। मेरे मामा रेलवे में थे, भोगल आश्रम में, सक्षम थे। कभी उन्होंने 1 रुपये की मदद नहीं की, न कुछ मदद की। मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझे राष्ट्रीय प्रसारण सेवा उस रेडियो स्टेशन ले गए। जब मैं रेडियो स्टेशन गया तो रेडियो स्टेशन पर जाने के बाद एक माथुर साहब थे। माथुर साहब बोले, उन्हें लगा कि मैं कोई विद्वान आदमी हूँ, पैंट शर्ट में था, उन्हें नहीं पता मैं पंडित आदमी हूँ। उन्हें मेरी परीक्षा ली। पारदर्शी एक शीशा था, दूसरे कमरे में मुझे बिठा दिए, रिकॉर्डिंग करने लगे। बोले एक पत्र दिया, बोले पढ़ो। मैं पत्र पढ़ने लगा। मुझे अपने कक्ष में बुलाए, बोले तुमने पत्र सही पढ़ा? मैंने कहा जी। उन्होंने कहा एक मौका और देता हूँ। फिर से मैं वही पत्र पढ़ा। फिर बुलाए, बोले तुमने सही पत्र पढ़ा? मैंने कहा हाँ जी। बोले ऐसा लग रहा है कि तू सत्यनारायण की कथा कर रहा है। मुझे आज भी यह बात याद है। वास्तव में मैं करता तो सत्यनारायण की कथा ही था, किंतु मैं पेंट शर्ट में था, इसलिए उन्हें समझ में यह नहीं आया जो व्यक्ति रेडियो स्टेशन में आया है वो सक्षम होगा। बोले तुझे तो हिंदी बोलनी नहीं आती है, तुझे तो पेड़ पेड़ बोलता है, घोड़ा को तू घोड़ा बोलता है, सड़क को तू सड़क बोलता है। मैं जिस मातृभूमि से आया था, मेरी मातृभूमि की जो मैथिली भाषा है, उस भाषा में कभी चूँकि मुझे ऐसे गुरु नहीं मिले थे जो मुझे भाषा की शुद्धता बताते। जिस आश्रम में मैं पढ़ा था वहाँ पर कोई ऐसे व्यक्ति नहीं मिले थे जो बोलना और लिखना शुद्ध शुद्ध सिखाते। मैंने मंत्रों को याद किया था। उसका परिणाम यह हुआ कि मैं एक शास्त्री का विद्यार्थी भी पेड़ नहीं बोल सकता, सड़क नहीं बोल सकता, घोड़ा नहीं बोल सकता। माथुर साहब का इतना कहना मुझे इतनी बातें चुभी और लगी। मैंने कहा सर मुझे एक मौका और दो। उन्होंने कहा कि तू इस योग्य नहीं है। फिर भी चलिए बताइए क्या है। मैंने कहा राष्ट्रीय प्रसारण सेवा है ये, यहाँ पर क्या होता है? मैंने कहा ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, यहाँ पर एक दिवसीय मैच होते हैं। बोले इसके बारे में तुम क्या जानते हो? मैंने कहा बहुत कुछ जानता हूँ। उन्होंने कहा अगर 200 शब्दों में लिख कर लाओगे तो मैं तुम्हें 200 रुपये की नौकरी दे दूंगा। मैं बाल्यकाल से बड़े ही जिज्ञासु रहा हूँ कि किसी चीज़, मुझे ईर्ष्या द्वेष बहुत आता है। कोई अगर मुझे एक बार कोई बात कह दे तो मरना मिटना पसंद है, किंतु मैं उसकी पूर्ति अवश्य करता हूँ। उन्होंने जो बातें कही कि हिंदी नहीं आती है, अब मैं किसी कक्षा में जाकर हिंदी तो सीख नहीं सकता था। इसलिए मैंने सोचा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो हिंदी भाषी हैं और इनकी भाषा जो है शुद्ध है। ये क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, सुन करके मैं अपनी भाषा को शुद्ध कर सकता हूँ। और वही मैंने किया। पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने लगा और मैं 200 शब्दों में लिखा आलेखों को लिखने के बाद मैं दिल्ली जिस दिन पहुंचा तो श्री राजीव गांधी जी का देहावसान हो गया था और दिल्ली में जो है कुछ इस प्रकार की स्थिति थी, मैं वहां जा नहीं सका। और उसी समय जो है गीता आश्रम यमुना बाजार में यज्ञ चल रहा था, मैं वहीं था। पत्र लेकर मैं जाना चाहा, परंतु दिल्ली का माहौल अच्छा नहीं था तो मैं वापस आ गया। उसी बीच मेरे लिए एक पत्र आया मुंबई से कि आपकी योग्यतानुसार आपका नामांकन होगा। विवाह हो चुका था, एक कन्या भी हो चुकी थी। 1991 में एक कन्या भी हो चुकी थी। इधर श्री बिलेश्वर संस्कृत महाविद्यालय में जो प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने कहा अब कि अगर तूने पास नहीं किया तो मैं विद्यालय से निकाल दूंगा। यद्यपि मेरी जिज्ञासा कुछ बनने की थी
अब मुझे बनना था, कुछ पढ़ना था, क्योंकि मुझे बात लग गई थी। पत्र भी मुंबई से आ चुका था। गांव में लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं कि मैं फेल हो रहा हूँ। पत्नी को इस बात का पता नहीं। पत्नी को कभी मैंने कुछ सुख दिए नहीं। पुत्री हो चुकी थी, गरीबी वैसी ही थी जैसी चल रही थी। इसलिए अब मुझे कुछ बनना और करना ही मेरे पास एक रास्ता था, और इसके लिए मैं मुंबई की ओर प्रस्थान किया। पर प्रस्थान करूंगा कैसे? धन तो था नहीं, बम्बई जाने के लिए तो पैसा है। ध्यान दीजिए, जैसे मैं मातृभूमि के सिवा भारत में किसी जगह को नहीं जानता था, कभी जाने का मौका नहीं मिला और मेरठ आ गया बिना किसी के सहारा से, इसी प्रकार से मुझे मेरठ से मुंबई भी जाना था। न तातो न माता न बंधुर न दाता। मेरे पास जितने सामान थे सारे सामान को बेचा। सामान था क्या? न सोना न चांदी, एक बक्सा था, कुछ गिलास लोटे थे जिनको मैंने निमंत्रण में खाए थे। 3100 रुपये हुए सारे बेचने के बाद जो भी सामान था। उन 3100 रुपये लेकर के मैं यहाँ से मुंबई को प्रस्थान किया पढ़ने के लिए। ये कथा मैं आगे बताऊंगा। आज मैं यही इस कथा को विराम देता हूँ। कुल मिलाकर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जीवन में ज्योतिष सत्य है, परंतु ज्योतिष को दो कसौटी पर आप कर सकते हैं। एक तो यह होता है आपने किसी से पूछा और किसी ज्योतिषी जी ने बता दिया, परंतु मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो ज्योतिष मुझे विद्या किसी की देन नहीं है, मैंने बहुत मेहनत से अर्जन की है इस विद्या को। दूसरी बात, मैं कष्ट को प्राप्त करने के बाद इस विद्या को अर्जन की है, सिर्फ यह लालसा से कि क्या ज्योतिष में इस बात में सच्चाई है। इसलिए मैं अपनी कथा के माध्यम से आपको दर्शाना चाहता हूँ कि जीवन में ज्योतिष भी सही है, ज्योतिषी भी सही है। अगर गलती है तो जजमान और पुरोहित दोनों में है। जब यजमान की यह सोच होती है कि कुछ भी दे दो, तो पंडित जी की भी सोच यही होती है कि कुछ भी कर दो। प्राचीन काल में जजमान और पंडित जी में बड़ी निष्ठा हुआ करते थे। सारा दायित्व यजमान निभाया करते थे पंडित जी के लिए, इसलिए पंडित जी निस्वार्थ हुआ करते थे। आज किसी के प्रति किसी का लगाव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से तब तक जुड़ा हुआ है जब तक जरूरत है। इसलिए मैं आगे की चर्चा आगे करूंगा। जय राम जी की।